Hello everyone, my name is Ayushi Arora and I welcome you all to my YouTube channel. आज की क्लास में मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपका मॉडर्न वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेनेसा. ठीक है, कुछ लोग इसको रेनेसेंस बोलते हैं, कुछ रेनेसा बोलते हैं. तो इन वट एवर वे यू आर कंफर्टेबल विद आप इसको उस तरीके से बोल लेना. आज की क्लास में मैं मॉडर्न वर्ल्ड को डिस्कस करूँगी एंड जो आपका टॉपिक है रेनेसेंस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका बीए ऑनर्स हिस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि एमए हिस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि अगर आप नेट का पेपर देने जा रहे हैं तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एंड इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन ऑल्सो आपका रेनेसा का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और अब मैं आपके साथ में कुछ क्वेश्चन सीरीज़ डिस्कस करने वाली हूँ. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव में भी आंसर राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर राइटिंग आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे मैंने किया है एंड इसका आंसर क्या होगा. इस क्वेश्चन को काफ़ी ग्रेटर डेप्थ में डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच रेनेसेंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ अ न्यू वर्ल्ड. कि रेनेसेंस ने कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया था एक नए वर्ल्ड को बनाने में. सबसे पहले वी हैव अ बैकग्राउंड कि अब ये रेनेसा क्या है, क्या चीज़ है, इसका बैकग्राउंड क्या था. तो ये मॉडर्न वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात हो रही है. इवन इफ अगर आप क्लास 11th में है तो हिस्ट्री में भी रेनेसा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या क्या अलग अलग वेज हैं जिससे रेनेसा ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड. आंसर शुरू करते हैं. बैकग्राउंड ये कह रहा है कि in 5th-6th century the Western Roman Empire declined till the beginning of the 13th-14th century. European society witnessed the decline of science and culture and individual freedom between 5th-6th century to the 13th century. It was a time when culture, science and individual independence in Europe declined. This period was termed as the Dark Ages. तो क्या कह रहे हैं कि जो 5th-6th सेंचुरी का टाइम था वेस्टर्न रोमन एम्पायर, उस समय पर आपका जो रोमन एम्पायर होता है उसका डिक्लाइन होता है. 5th और 6th सेंचुरी के अंदर आपका रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है और कह रहे हैं जब तक आपका 13th-14th सेंचुरी नहीं आता, यानी कि 5th-6th सेंचुरी से लेकर 13th-14th सेंचुरी तक आपका जो रोमन एम्पायर है उधर एक डिक्लाइन होता है. और उस समय पर जो यूरोपियन सोसाइटी होती है ना, वहाँ पर साइंस, कल्चर, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये सारी चीज़ें डिक्लाइन करने लगती है. ये एक ऐसा टाइम था जब आपका कल्चर, साइंस, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस और ये सारी चीज़ें यूरोप में डिक्लाइन कर रही थी. तो इस पीरियड को हम बोलते हैं डार्क एजेस. ठीक है, तो ये तो हो गया बैकग्राउंड. रेनेसा का बैकग्राउंड क्या है कि रेनेसा से पहले एक ऐसा पीरियड था 5वीं और 6ठी शताब्दी से लेकर 13th-14th सेंचुरी तक एक ऐसा पीरियड चल रहा था विच वॉज अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन. हर तरफ से डिक्लाइन हो रहा था, साइंस, कल्चर, और इस पीरियड को हमने बोला डार्क एजेस. अब आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि क्या रेनेसा होता क्या है. तो लिखा है द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम द मिडल एजेस टू मॉडर्निटी इन यूरोप इज टर्म्ड एज रेनेसा. ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का चेंज. तो कह रहे हैं एक ट्रांजिशन पीरियड जो कि आपका मिडल एजेस से मॉडर्निटी तक लेके जाता है यूरोप में, उसको हम रेनेसा कहते हैं. अब इसको और ग्रेटर डिटेल में समझते हैं कि भाई हमने बोला कि मिडल एजेस से जो मॉडर्निटी की तरफ जो हमें जो चीज़ लेकर गई उसको हमने बोला रेनेसा. अब एक और क्वेश्चन कर देते हैं, व्हाट इज रेनेसेंस. रेनेसेंस का मतलब क्या होता है. तो रेनेसेंस इज अ फ्रेंच वर्ड. ये क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है विच मीन्स
which means rebirth. Renaissance का मतलब क्या होता है? Rebirth. The Renaissance was a cultural movement which began in Italy. ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि इटली में जिसकी शुरुआत हुई थी, that profoundly affected European intellectual life in the early modern period. एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसी क्रांति थी जो कि इटली के अंदर जिसकी शुरुआत हुई थी और इसने पूरे ओवरऑल यूरोप को अफेक्ट किया था, यूरोप की इंटेलेक्चुअल लाइफ को अफेक्ट किया था. इट वॉज एन इंटेलेक्चुअल, लिबरल एंड कल्चरल मूवमेंट. यानी कि आपने देखा कि पहले तो डार्क एजेस था, डार्क एजेस के बाद एक ऐसा मूवमेंट आया जब इंटेलेक्चुअल, लिबरल और कल्चरल मूवमेंट होने लगा. Renaissance was a period when the chains of Middle Ages were broken and a step towards modern age was taken. ये एक ऐसा पीरियड था जब मिडल एज की जो जंजीरें होती हैं उनको तोड़ा गया और एक स्टेप लिया गया टुवर्ड्स मॉडर्न एज, यानी कि एक ट्रांजिशन का पीरियड था. Renaissance was based on the pillars of humanism and realism. कहते हैं कि रेनेसा जो है वो दो पिलर्स के ऊपर बेस्ड है. एक पिलर है ह्यूमैनिज्म और एक पिलर है रियलिज्म. अब देखते हैं कि ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, ह्यूमैनिज्म और रियलिज्म का क्या मतलब होता है. तो लिखा है, इट्स इन्फ्लुएंस वॉज फेल्ट इन आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसफी, लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, रिलीजन and other aspects of intellectual inquiry. यानी कि रेनेसा एक ऐसा पीरियड है जो कि किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द पिलर्स ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड रियलिज्म, यानी कि मानवतावाद और रियलिज्म पे बेस्ड है. तो रेनेसा का इन्फ्लुएंस जो कहते हैं कि हमें आर्ट की फील्ड में देखने को मिलता है. मतलब रेनेसा एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आपका आर्ट बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, जब आपका आर्किटेक्चर उस समय पर अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनने लगती है, फिलोसफिकली लोग प्रोग्रेस करते हैं, लिटरेचर में प्रोग्रेस होता है, म्यूज़िक, साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, हर एक लिहाज में, हर एक तरीके से प्रोग्रेस उस समय पर हो रही होती है. तो आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है रेनेसा के अंदर. रेनेसा इन्फ्लुएंस्ड आर्ट, कल्चर, फिलॉसफी, साइंस, पॉलिटिक्स, बिजनेस. ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने हर एक स्फेयर को आपके इन्फ्लुएंस किया. नाउ द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ रेनेसा चेंज द वर्ल्ड, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है कि रेनेसा ने वर्ल्ड को कैसे चेंज किया. सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच रेनेसा contributed towards the making of a new world. तो कह रहे हैं कि रेनेसा ने कैसे कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ अ न्यू वर्ल्ड. तो कह रहे हैं लाइक डोमिनो इफेक्ट. सो लाइक डोमिनो इफेक्ट अ चेन रिएक्शन स्टार्टेड टू हैपन. सो डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब एक इंटर इफेक्ट होता है ये. जैसे कि आपने देखा होगा कि पानी में अगर हम एक पत्थर फेंकते हैं तो उसका एक रिपल इफेक्ट नहीं आता कि वो सारे बबल्स उसके चारों तरफ फैलते जाते हैं. तो सिमिलरली ऐसे ही डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? एक चेन रिएक्शन होता है. तो अब हम देखेंगे कि जो रेनेसा है वो कैसे एक चेन रिएक्शन की तरह आगे आगे बढ़ा. सो बेसिकली हाउ रेनेसा चेंज द वर्ल्ड. तो डिफरेंट वेज हैं जिससे रेनेसा ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ अ न्यू वर्ल्ड. अ लॉट ऑफ चेन रिएक्शंस स्टार्टेड इन रेनेसा पीरियड इन यूरोप के अंदर रेनेसा पीरियड के दौरान बहुत सारे चेन रिएक्शन स्टार्ट हुए. सो व्हाट हैपेंड वाज कि इन 11th सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ? यूरोपियन कंट्रीज विटनेस्ड द राइज इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आफ्टर इम्प्रूव्ड ट्रेड रिलेशंस विद द अरब वर्ल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रेनेसा से पहले क्या था? एक डार्क एज का टाइम चल रहा था. तो 11th सेंचुरी के टाइम पर ऐसा हुआ कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होने लगी एकदम से. जैसे क्या हुआ कि जो ट्रेड रिलेशन है, जो व्यापार है आपका अरब वर्ल्ड के साथ, वो इम्प्रूव होने लगा. सो
द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. अभी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या था? दिस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेड टू अ चेंज फ्रॉम फ्यूडलिज्म इन यूरोप टू राइज इन ह्यूमैनिज्म. देखिए, ये जो फ्यूडलिज्म की बात है, इसको मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मैं उसके अंदर फ्यूडलिज्म आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिसके अंदर मैं आपको काफ़ी ग्रेटर डिटेल में बताऊंगी कि फ्यूडलिज्म क्या होता है एंड फ्यूडलिज्म से कैसे एक ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म. वो वाली बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. लेकिन फ्यूडलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, फ्यूडलिज्म इन यूरोप का मतलब है जब सारी चीज़ सर्वडम पे डिपेंडेंट है, यानी कि लेबर पे डिपेंडेंट है, लैंड पे डिपेंडेंट है एंड बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट है. तो आप बस अभी मोटा मोटा इतना समझो कि फ्यूडलिज्म इन यूरोप से एक शिफ्ट हुआ ह्यूमैनिज्म की तरफ. ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है मानवतावाद, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को फोकस किया गया, वेलबींग को फोकस किया गया. अब ह्यूमैनिज्म क्या होता है? ह्यूमैनिज्म इन सिंपल टर्म्स मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलबींग. तो रेनेसा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रेनेसा वॉज बेस्ड ऑन द पिलर्स ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड रियलिज्म. सो ह्यूमैनिज्म इन सिंपल टर्म्स मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलबींग. रेनेसा एक ऐसा टाइम पीरियड है जब ह्यूमन डेवलपमेंट और वेलबींग होने लगा. देयर वॉज अ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम रिलीजन एंड रूलर टू कॉमन मैन. सो बेसिकली एक चेंज होने लगा. जैसे कि पहले फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता है, रूलर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है प्राइमरीली. तो एक शिफ्ट होने लगा कि कॉमन मैन को भी बहुत ज़्यादा क्या मिलने लगी, वैल्यू मिलने लगी. Gradually, logical and rational thinking started to replace the prevailing dogma of religious superstitions. एकदम से क्या होने लगा कि ग्रेजुअली, एकदम से नहीं, ग्रेजुअली क्या होने लगा कि लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग डेवलप होने लगी और इट स्टार्टेड टू रिप्लेस द प्रिवेलिंग डॉगमा ऑफ रिलीजियस सुपरस्टिशन. जो पहले लोगों का अंधविश्वास था रिलीजन को लेकर, वो चेंज होने लगा, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगी. सो लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग इंक्रीज्ड विच लेड टू द बर्थ ऑफ रियलिज्म. लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से बर्थ होता है एक ऐसे कॉन्सेप्ट का जिसका नाम है रियलिज्म. And realism based human centric philosophies such as secularism. तो रियलिज्म यानी कि अब सब कुछ प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड था. ऐसा नहीं कि कुछ भी सुपरस्टिशियस बता दिया और उसको फॉलो कर रहे हैं रेनेसा के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं था. एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन रियल आइडियोलॉजीज, रियल परसेप्शंस उसके ऊपर. ठीक है. Various human-centric philosophies based on realism like secularism. तो जो आपका सेक्युलरिज्म है उसका मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष. तो धर्मनिरपेक्ष की जो फिलॉसफी है वो कहाँ से आई? वो रियलिज्म के थ्रू आई, जो कि ये रियलिज्म जो है ये आपके रेनेसा पीरियड के अंदर ही डेवलप हुआ है. सो नाउ वी टॉक अबाउट equality, liberty, etc. can be traced back from the period of Renaissance. तो रेनेसा एक ऐसा पीरियड है जब आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी. सो ह्यूमन सेंट्रिक फिलोसफीज, हमारी ह्यूमन सेंट्रिक फिलोसफीज क्या क्या होती है? इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशलिज्म, ऑल ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म. और ये सारी की सारी कब फाउंड हुई थी? फाउंड इन दी Renaissance period, Renaissance period. So, religion and outwardly pleasure was replaced by economic development. तो अगर आप Renaissance से पहले वाला पीरियड देखोगे जो कि डार्क एजेस का टाइम था, तब आप देखते हो कि इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, लेकिन बाकी उस समय पर लोग रिलीजन वगैरह फॉलो कर रहे हैं. तो रेनेसा एक ऐसा टाइम पीरियड है जब रिलीजन और आउट वर्ल्डली प्लेजर को किसने रिप्लेस कर दिया?
इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने, रियल लाइफ अचीवमेंट्स ने एंड ह्यूमन लाइफ कंफर्ट में. So one can say that today's realistic philosophical theories can be traced back from the period of Renaissance. तो इसके अंदर हमने अभी तक दो मेजर चीज़ें बात की हैं. पहला एक पिलर जो इसके बारे में मैंने बात करी जो कि आपका ह्यूमैनिज्म है, अब मानवतावाद पर फोकस किया जा रहा है. दूसरा जो इम्पोर्टेंट पिलर है दैट इज़ रियलिज्म. अब रियलिस्टिक फिलॉसफीज डेवलप हो रही हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, रियल लाइफ अचीवमेंट हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है. अब अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आर्ट. क्या हुआ ऐसा आर्ट के अंदर ऐसे क्या क्या चेंजेस आए कि हमें लगने लगा कि भाई रेनेसां पीरियड इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसने हर एक स्फेयर को इन्फ्लुएंस किया है. Now when we talk about art in the Renaissance period, the greatest examples are, तो आर्ट के सबसे बड़े जो आपके एग्जाम्पल रहे हैं वो रहे हैं लियोनार्डो दा विंसी, और इनकी एक फेमस पेंटिंग रही है विच इज़ ऑफ मोनालिसा. सो लियोनार्डो दा विंसी वॉज एन इटालियन रेनेसेंस पॉलीमैथ एंड इन्होंने एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई थी. उस पेंटिंग का नाम था मोनालिसा. इट इज़ अ वेरी वेरी फेमस पेंटिंग. आप सब ने देखा ही होगा मोनालिसा की पेंटिंग को. तो वो जो डेवलपमेंट थी, एक रियलिस्टिक आर्ट की जो डेवलपमेंट होती है वो आपके रेनेसां पीरियड के अंदर होती है. हाफ लेंथ पोर्ट्रेट पेंटिंग जो कि बनाई गई. सो द रियलिज्म बेस्ड आर्ट was introduced in the Renaissance period only. ये जो एकदम रियलिज्म बेस्ड आर्ट है ये कब शुरुआत हुई इसकी? रेनेसां पीरियड के अंदर. लियोनार्डो दा विंसी, गियोटो, माइकल एंग्लो एंड राफेल all gave a new way form to art in the Renaissance period ओनली. तो ये जो आपका रेनेसेंस का पीरियड था, रेनेसॉ का पीरियड था, इसी पीरियड के दौरान ये सारी की सारी क्या होने लगी? डेवलपमेंट्स होने लगी. यानी कि पहले ह्यूमैनिज्म की तरफ लोगों का विश्वास गया, फिर रियलिज्म को बिलीव करने लगे, फिर देखा कि आर्ट के अंदर नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू लिटरेचर. अब हमने देखा था, मैंने इनिशियली बात किया था कि लिटरेचर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए थे. तो लिटरेचर के अंदर आपके क्या क्या चेंजेस आए? जैसे कि निकोलो माकिवेली. तो निकोले माकिवेली इज़ नोन फॉर फेमस फॉर पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी. ये अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. अगर आपने पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की जो किताब है वो पढ़ी होगी तो वो इनके निकोलो की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है. देन ऑल ऑफ अस नो विलियम शेक्सपियर जो कि आपके ड्रामा की फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. तो ये जो लिटरेचर का जो वर्क है ये उस समय पर रेनेसां पीरियड के अंदर ही, रेनेसां के दौरान ही इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट हुई थी. बोथ वर अ ग्रेट पार्ट ऑफ द रेनेसेंस पीरियड ओनली. ठीक है. तो ये जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का जो डेवलपमेंट हुआ, या फिर जो विलियम शेक्सपियर जो लिखते थे अपने ड्रामास, वो सब भी आपके रेनेसां पीरियड का ही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. The literary and artistic work of all these left an indelible marks on the times to come and their reflection can be seen till date. कह रहे हैं ये जो लिटरेरी और जो आर्टिस्टिक वर्क है इन सब ने एक इनडिलिएबल मार्क छोड़ा है हिस्ट्री के ऊपर. यानी कि आज तक टिल डेट हम विलियम शेक्सपियर के वर्क को पढ़ते हैं, देखते हैं, है ना. और जैसे आपका पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी हो गया, तो ये निकोलो का जो ये वाला वर्क रहा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ कमिंग ऑन टू द आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स. रेनेसां के अंदर ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ आर्ट और लिटरेचर इन्फ्लुएंस हुई, उससे भी ज़्यादा आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी इन्फ्लुएंस हुए. ड्यूरिंग यूरोपियन इम्पीरियलिज्म. नाउ इम्पीरियलिज्म क्या होता है इसके ऊपर भी मैं एक आंसर करूँगी आप सबके साथ में
डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर दैट. तो इम्पीरियलिज्म यानी कि जो साम्राज्यवाद होता है कि आप अपने एम्पायर को कैसे कैसे प्रोग्रेस करते हो, एक्सपैंड करते हो, इसको काफ़ी ग्रेटर डिटेल में इस वर्ड का मीनिंग मैं आपको एक वन ऑफ द आंसर्स के थ्रू समझाऊंगी. तो ड्यूरिंग यूरोपियन इम्पीरियलिज्म द आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इन यूरोप एंड इंडिया आर अ रिपल इफेक्ट ऑफ द रेनेसां पीरियड ओनली. कह रहे हैं कि जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं वो भी किसका रिपल इफेक्ट है? रेनेसां पीरियड का. आज चाहे हम इंडिया के अंदर भी डेवलपमेंट देखते हैं तो वो सारे डेवलपमेंट भी आपकी रेनेसां पीरियड की वजह से, क्योंकि उस समय पर ही आपका जो आर्ट है, जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोसाइटी, if one talk about the society of the Renaissance period, then earlier society was involved in the trap of church, orthodox religion and feudal lords, but now there was a shift towards innovation and scientific thinking. तो ये कह रहे हैं कि रेनेसां एक ऐसा पीरियड था जब आप देखते हो कि एवरीथिंग was इन अ फेज ऑफ ट्रांजिशन. हर एक चीज़ में चेंजेस हो रहे थे. तो पहले की जो सोसाइटी थी वो चर्च और ऑर्थोडॉक्स रिलीजन वगैरह को मानते थे, लेकिन अब क्या हुआ, एक शिफ्ट होने लगा इनोवेशन की तरफ, साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ. तो यानी कि सोसाइटी वॉज ऑल्सो ग्रेजुअली चेंजिंग. इट वॉज अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन इन अ वे. ये एक ऐसा टाइम था जब पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हो रहा था. दिस शिफ्ट टू रेनेसां वॉज नॉट ईजी. हम ये पढ़ रहे हैं कि ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, बट दिस ट्रांजिशन, दिस चेंज वॉज नॉट एट ऑल ईजी. अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड दिस वॉज द मेंटालिटी ऑफ द बाइगॉटरी एंड द डॉगमेटिज्म रिलेटेड टू चर्च गोइंग ऑन हियर फॉर सेंचुरीज. कह रहे कि जो रेनेसां के अंदर जो मेंटालिटी थी एक बाइगॉटरी की, डॉगमेटिज्म था, वो सब जैसे कि सब लोग रिलेटेड टू द चर्च की, वो चर्च को ही अपना मतलब भगवान टाइप मानते थे, और जो भी उधर चीज़ें होती थी तो वो एकदम से फटाफट से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है. दोज हू वर vehemently opposed to these rapid changes and scientific innovations, because these scientific revolutions was also hurting their beliefs. यानी कि चर्च के अंदर उस समय के जो लोग थे वो फटाफट से इन न्यू चेंजेस को, इनोवेशन को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. क्यों नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया तो कहीं हमारे बिलीव्स को हर्ट ना कर दें. तो देयर वर several doubts which people were having at that point of time. So it was due to the thought of newly found humanism that European nations also started to explore different talents in different fields. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक थॉट आने लगा ह्यूमैनिज्म का. जैसे कि मानवतावाद के मैंने आपको थॉट बताए थे कि लोगों ने क्या सोचा कि अपने डिफरेंट टैलेंट्स को डिफरेंट फील्ड्स में दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट. स्पेन, फ्रांस, पोर्टुगल, डच, ब्रिटेन ऑल वांटेड टू शोकेस देयर टैलेंट. ठीक है. एवरीवन वांट टू शोकेस देयर टैलेंट इन डिफरेंट फील्ड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनेसेंस. तो रेनेसेंस के पीरियड में हर कोई अपना अपना टैलेंट को शोकेस करना चाहता था. दिस लेड टू अ मार्वेलस पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट. तो जैसे कि एनलाइटनमेंट का इसको एक पीरियड बोलते हैं कि एकदम से चारों तरफ प्रकाश का एक तरीके से हम समय मान सकते हैं ये. ठीक है. तो आपको समझ में आ रहा है ना ग्रेजुअली कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं. रेनेसां एक ऐसा पीरियड रहा जब आर्ट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, लिटरेचर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपकी न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं. सो नाउ लेट अस फोकस ऑन सर्टेन इन्वेंशंस विच हैपेंड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो इन पोलैंड Nicholas Copernicus was facing the opposition of church for his heliocentric theory.
पोलैंड के अंदर आपके एक निकोलस कोपरनिकस होते हैं जो कि फेस करते हैं ऑपोजिशन फॉर हिज हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। इटली के अंदर सो बेसिकली कोपरनिकस ने उस समय पर क्या इन्वेंशन करी थी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की इन्वेंशन हुई थी। ये इन्वेंशन कब हुई थी, रेनेसा पीरियड के अंदर। ऑल्दो ये अलग बात है कि उनको चर्च वाले अपोज कर रहे थे। अब इन इटली गैलीलियो गैलीज इन्वेंशन ऑफ गैलीलियो टेलीस्कोप एडेड स्पार्क टू द रेनेसा पीरियड। तो गैलीलियो गैली ने उस समय पर क्या इन्वेंट किया था, गैलीलियो टेलीस्कोप। तो उस समय पर टेलीस्कोप की इन्वेंशन हुई थी रेनेसा पीरियड के अंदर। फिर इन जर्मनी जोहानेस केपलर with his mathematical equations were solidifying Copernicus hypothesis। जर्मनी के अंदर जो आपके जोहानेस केपलर थे उन्होंने अपनी मैथमेटिकल इक्वेशंस के द्वारा कॉपरनिकस के हाइपोथेसिस को क्या किया था, सॉलिडिफाई किया था। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग इन्वेंशन। तो आप देख रहे हो पहले निकोलस कोपरनिकस की इन्वेंशन हुई हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की, फिर गैलीलियो गैली ने गैलीलियोस टेलीस्कोप बनाया, फिर जोहानेस केपलर ने कोपरनिकस हाइपोथेसिस को सॉलिडिफाई कर दिया थ्रू हिज मैथमेटिकल इक्वेशंस। दिस वेव ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड रैशनल थिंकिंग born in the Renaissance laid the foundation of today's scientific advancement। कहने ये जो एक वेव रही साइंटिफिक टेम्परामेंट की और रैशनल थिंकिंग की जो कि रेनेसा पीरियड के दौरान आती है, दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ टुडेज साइंटिफिक एडवांसमेंट, कि ये वाली सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट का जो नींव है वो एक तरीके से रेनेसा पीरियड के दौरान ही रखी गई। इन एवरी फील्ड ऑफ साइंस इंक्लूडिंग फिजिक्स, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, नेवल टेक्नोलॉजी, अ पीरियड ऑफ न्यू इनोवेशंस हैज़ बिगन। सो बेसिकली बहुत सारी क्या हुई, इन्वेंशंस हुई आपके रेनेसा पीरियड के अंदर। रैशनल थिंकिंग डेवलप हुई फिजिक्स के अंदर, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, नेवल टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा। सो यूरोप एंड देन अनदर थिंग इज आपका प्रिंट। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस by Johannes Gutenberg in the 15th century had influenced Renaissance literature। अब आपको पता है कि प्रिंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा, उसने रेनेसा की लिटरेचर को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। ऑब्वियसली अगर आपको कोई चीज़ है, आपको हाथ से लिख के उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है, देन इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर प्रिंटिंग मशीन ही आ गई, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, तो सारा का सारा जो भी चीज़ है उसको प्रिंट करना तो बहुत ईजी होता है, रैदर दैन अगर हम हर एक चीज़ को हाथ से लिखेंगे तो। प्रिंट ने रेनेसा के लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और हर जगह ये रेनेसा की लिटरेचर अवेलेबल होने लगी। जैसे कि विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं वो आजकल हर जगह अवेलेबल है। वो क्यों अवेलेबल है? बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, राइट। इट प्लेड अ मेजर रोल इन एजुकेशन and propagation of new ideas which were invented in the Renaissance period। तो ये जो एजुकेशन में आज हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ पा रहे हैं? थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। इट वॉज द साइंटिफिक अप्रोच ड्यूरिंग द रेनेसा which later led to the industrial revolution in Europe। और साथ ही साथ एक बात और करें कि जो साइंटिफिक अप्रोच लोगों के दिमाग में उस समय पर डेवलप हुई थी, ऑल ऑफ दीज लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। एकदम से औद्योगिक क्रांति का एक समय आ गया था यूरोप के अंदर। Whenever one talks about the 21st century scientific development, it traces back in the
रेनेसेंस पीरियड। तो जो 21st सेंचुरी की हम साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करते हैं या जो प्रोग्रेस की बात करते हैं, वो सारे के सारे उसका जो ट्रेस हम कहाँ से कर सकते हैं, रेनेसेंस पीरियड से। Now when we talk about इकोनॉमी के अंदर जब हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, द बैंकिंग सेक्टर was also developed during the Renaissance period only. सो जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी कब डेवलप हुआ, रेनेसां पीरियड में। इन इटली मेडिसी बैंक एंड BMPS बैंक वर एस्टैब्लिश्ड इन द रेनेसेंस पीरियड ओनली, एंड दिस शोज that economic sector was also influenced in the Renaissance period। कह रहे इटली के अंदर जो आपका मेडिसी बैंक है और BMPS बैंक है वो भी आपका रेनेसां पीरियड के दौरान ही डेवलप हुआ है। सो द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर of the present times can also be traced back to the period of Renaissance। कि जो फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो डेवलपमेंट हुई वो भी आप रेनेसां पीरियड के दौरान ही उसको ट्रेस कर सकते हो। एज सून एज साइंटिफिक टेम्पर was developing, people were getting eager to know more। जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही थी, सो पीपल वर गेटिंग ईगर टू नो मोर। सो आप देख रहे हो कि आर्ट का डेवलपमेंट हो गया, आर्किटेक्चर का हो गया, लिटरेचर का हो गया, इन्वेंशंस हो गई बहुत सारी, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर डेवलप हो गया। तो अब हम बात करते हैं न्यू मार्केट्स की। उस समय पर जब रेनेसां पीरियड चल रहा था तो नई नई मार्केट्स भी डेवलप हो रही थी। अब ये नई मार्केट्स क्या है, ठीक है, इन 15th सेंचुरी इन द सर्च ऑफ न्यू मार्केट्स ड्यूरिंग रेनेसेंस वेरियस सी एक्सपीडिशन स्टार्टेड। बहुत सारी सी एक्सपीडिशंस हुई रेनेसां पीरियड के अंदर। क्या क्या सी एक्सपीडिशन हुई? इन 1492 कोलंबस सी एक्सपीडिशन। सो जो आपके कोलंबस थे उन्होंने एक सी एक्सपेडिशन पे निकले, वो यानी कि वो एक समुद्री उस पे निकले यात्रा पे, एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाज फाउंड। ऑब्वियसली अब उस समय पर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका के कॉन्टिनेंट को फाउंड किया था। तो बेसिकली क्या हुआ, अब जो इतनी सारी इन्वेंशंस हो रही हैं या जो इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है तो वो ऑब्वियसली वो गुड्स बनाएंगे कुछ ट्रेड के लिए। तो अमेरिका का कॉन्टिनेंट फाउंड हुआ, अब ऑब्वियसली दे कैन ट्रेड ओवर देयर। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, दैट इज वास्को डी गामा। वास्को डी गामा has been credited for discovering the sea route for India in 1498। तो वास्को डी गामा को हम क्रेडिट कर सकते हैं कि उन्होंने सी रूट डेवलप किया, मतलब इंडिया को फाउंड किया वास्को डी गामा ने, ठीक है। देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड इन द कमिंग centuries। Australia, New Zealand, Antarctica, all of these have been discovered in the coming centuries। Then imperialism and colonialism can also be linked to the period of Renaissance। ये जो कि हमें अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना है, दैट इज imperialism। एंड colonialism का मतलब होता है कि किसी कंट्री को हमने एनेक्स करा और उसको हमने अपनी कॉलोनी बना लिया, ठीक है, कि वो कंट्री हमारे अंडर है। तो इंपीरियलिज्म एंड कलोनियलिज्म कैन ऑल्सो बी लिंक बैक टू द पीरियड ऑफ रेनेसां। इसको भी हम रेनेसां पीरियड के थ्रू लिंक कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज बेनिफिटेड फ्रॉम द रेनेसां एंड ऑल्सो टुक एडवांटेज of the backwardness of Asia, Africa and America in the coming centuries। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि रेनेसां से बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड थी, उन्होंने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका का बेनिफिट उठाया और एज यू कैन सी कि बाद में इनको कॉलोनीज़ भी बनाया, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स की जो इम्पीरियलिज्म और कलोनियलिज्म का भी कॉन्सेप्ट है, ये रेनेसां पीरियड के थ्रू ही स्टार्ट हुआ था। Then in the end we can conclude that Renaissance had far-reaching consequences and it contributed in different ways
in different ways towards the making of a न्यू वर्ल्ड। रेनेसा के बहुत सारे फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं और रेनेसा ने बहुत सारे तरीक़ों से कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। इट गेव अ विजन फॉर इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स। सो क्या क्या हुआ? द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड रियलिज्म contributed in the making of the new world. The discoveries and innovations in the field of art, literature, print, society, economy, scientific invention, all of these led to the making of a new world. It led to the birth of a new world, that is the Renaissance world. So I hope आपको समझ में आया होगा कि रेनेसा पीरियड के अंदर क्या हुआ। जो ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ, रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ, साइंटिफिक, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स हुई, आर्ट की फील्ड में डेवलपमेंट हुई, लिटरेचर की फील्ड में डेवलपमेंट हुआ, प्रिंट ने डेवलप किया, सोसाइटी में डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमी में डेवलप हुआ, साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई। सो इससे एक बर्थ हुआ एक न्यू वर्ल्ड का, दैट इज़ द रेनेसेंस वर्ल्ड। तो रेनेसेंस वर्ड का मतलब ही क्या है? रीबर्थ, यानी कि एक नया विश्व बना उस समय पर। सो आप देख रहे हो कि रेनेसेंस की डेवलपमेंट ने, कि उस समय पर जो सी डेवलपमेंट हुई डिफरेंट फील्ड में, कैसे कैसे उन्होंने एक नए वर्ल्ड को बनाने में इन्फ्लुएंस किया। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको रेनेसेंस टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं ऐसे ही आगे और अच्छी टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आती रहूँगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट